नमस्कार दोस्तों, नॉलेज नेस्ट में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में मैंने सिविल कोड मेंस का हिंदी का पहला सेट का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं या कोई नए सब्सक्राइबर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। वहाँ पे भी मैंने हिंदी का 20 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर मैंने करवाया है, सैम्पल पेपर। तो आज इस वीडियो में मैं सेट 2 के जो भी हिंदी के क्वेश्चंस हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का, उसको मैं करवाने जा रही हूँ। तो आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा। और हाँ, इस वीडियो का मैं पीडीएफ नहीं देने वाली हूँ, मैं पहले ही बता देती हूँ। और इसका कारण भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि पीडीएफ अगर मैं दे दूँगी तो आप एक बार पढ़ लेंगे, फिर दोबारा भी पढ़ लेंगे हो सकता है, लेकिन उसके बाद आप लिखने का प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। और मैं कहना चाहूँगी कि इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। मैं यहाँ पे जो वीडियो में दिखा रही हूँ या यहाँ पे जो आंसर सॉल्व किए हुए हैं ये रहा, देखिए। इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन करने से क्या होता है ना कि आपका राइटिंग स्किल डेवलप्ड होगा, आपका स्पीड बढ़ेगा, आपकी लेखन शैली अच्छी होगी, ठीक है। क्योंकि इतने दिनों से हम ऑब्जेक्टिव वाला ही पढ़ते जा रहे हैं, तो हमें टिक करने का आदत हो गया, ओएमआर फील करने का आदत हो गया, लिखने का उतना हैबिट नहीं है। लिखना हमें कब पड़ेगा, मेंस के लिए ही पड़ेगा। और मेंस हो सकता है 20-25 दिन बाद, ये 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 2 महीना लेगा। तो आपको टाइम मिल जाएगा, तो आप लिखिए, इसको लिख के याद कीजिए। उसको अगर आपको दोबारा रिवीजन करना है तो उसको लिख के याद करके फिर दोबारा आप लिखिए, ठीक है। इसीलिए मैं इसका पीडीएफ नहीं दूंगी, कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बहुत हुई बातें, तो चलिए शुरू करते हैं। इधर पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बैंक प्रबंधन को 50 शब्दों में एक पत्र लिखिए। अच्छा, ये लेटर है, पत्र लिखिए जिसमें खाता खुलवाने का अनुरोध करे। ये हमारे दैनिक जीवन में, मतलब डेली लाइफ में भी इस तरीके के हमें एप्लीकेशंस लिखने पड़ते हैं। तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हो सकता है आपको कभी अपने बैंक में खाता खुलवाना हो तो उसके लिए आपको बोला जाएगा एप्लीकेशन लेटर लिखना है, तो उसमें भी आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ पे लेटर लिखना है कितने शब्दों में, 50 शब्दों में। तो ज़्यादा तो होना नहीं चाहिए 50 शब्द। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। तो इसका आंसर यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले लिखना है प्रबंधन महोदय, ठीक है। प्रबंधन को लिखना था, तो प्रबंधन महोदय किस बैंक के हैं, तो पंजाब नेशनल बैंक, नया टोला, पटना। विषय, तो नया खाता खोलने हेतु आवेदन। महोदय या महोदया, उसके बाद कॉमा देना है और कॉमा के जस्ट नीचे से हमें लेटर स्टार्ट करना है। तो देखते हैं लेटर में क्या लिखा हुआ है। मैं अनिल, यहाँ आप जो भी कैंडिडेट है अपना नाम लिख के, मैं अनिल आपकी शाखा में एक बचत खाता खोलना चाहता हूँ, कृपया मेरी मदद करें। मैंने सभी आवश्यक दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न किए हैं। मुझे आपकी शाखा में खाता खोलने में सहायता प्रदान करें। धन्यवाद, भवनीय। और उसके बाद यहाँ पे आपका अपना नाम, ठीक है। तो लेटर हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ये 1 नंबर का था। अब हम देखेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन और उसके आंसर। तो अब दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है कि किन्हीं एक शीर्षक पर निबंध, अच्छा निबंध आया हुआ है। तो निबंध 2 दिए हुए हैं, अब दोनों में से कोई एक आपको लिखना है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दोनों का ही आंसर बता दे रही हूँ। एग्जाम में हो सके इससे रिलेटेड कोई निबंध एक दे दे, तो आप दोनों को अच्छे से लिख के याद कर लीजिएगा। तो पहला है धर्म जीने का आधार, और दूसरा है समान नागरिक कानून संहिता। तो चलिए देखते हैं हम इसका आंसर। तो इधर शीर्षक का नाम पहले दिया हुआ है धर्म जीवन का आधार, ठीक है। और इधर से हमारा निबंध शुरू होता है। धर्म मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। यह केवल पूजा पाठ, उपासना और धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जीवन की शैली है जो हमें सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाती है। धर्म हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है और हमें नैतिकता, अनुशासन और परोपकार की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, धर्म का उद्देश्य मानवता की सेवा करना और समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखना है। यह हमें सत्य, अहिंसा, दया और प्रेम जैसे मूल्यों को अपनाने के लिए
प्रेरित करता है। हर धर्म की शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के आत्मिक विकास और समाज के कल्याण से जुड़ा होता है। विभिन्न धर्मों के अलग अलग सिद्धांत और मान्यताएं हो सकती है, लेकिन सभी धर्मों का लक्ष्य एक है, मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाना और समाज में सकारात्मकता फैलाना। धर्म व्यक्ति को आंतरिक शांति प्रदान करता है और उसे विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और सहनशीलता से काम लेने की शक्ति देता है। इसका नेक्स्ट पैराग्राफ है, हालांकि आज के समय में धर्म का गलत उपयोग भी देखने को मिलता है। धर्म के नाम पर हिंसा, भेदभाव और विभाजन समाज के लिए गंभीर समस्याएं बन गए हैं। यह धर्म का असली उद्देश्य नहीं है। सच्चा धर्म वह है जो सभी को साथ लेकर चले और मानवता के लिए काम करे। इसका आखिरी पैराग्राफ है, इसी प्रकार धर्म मानव जीवन का आधार है। यह हमें न केवल आत्मिक शांति देता है, बल्कि समाज में भाईचारा और सामंजस्य बनाए रखने में भी मदद करता है। धर्म की शक्ति का सही उपयोग हमें एक बेहतर इंसान और समाज बनाने में सक्षम बनाता है। तो पहला पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है। तो पहला निबंध हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम देखते हैं दूसरे निबंध को, और दूसरा निबंध का हमारा टॉपिक था समान नागरिक संहिता। ये रिसेंटली करंट अफेयर्स में भी बहुत चर्चा में था, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है कि ये हमें एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए, तो इसे आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ कि इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो समान नागरिक संहिता, जिसे इंग्लिश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहा जाता है, और इसका हमारे संविधान में आर्टिकल में बता दे रही हूँ। तो आर्टिकल 44 MCQ के लिए बेस्ट क्वेश्चन है ये। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय संविधान का एक ऐसा प्रावधान है जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून स्थापित करना है, चाहे उनका धर्म, जाति, लिंग या समुदाय कुछ भी हो। यह विचार संविधान के अनुच्छेद 44 में रखा गया है, जो राज्य को यह निर्देश देता है कि वह देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करें। अब यहाँ है समान नागरिक संहिता की आवश्यकता। तो इसकी आवश्यकता हमें कब और क्यों पड़ती है? तो भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून मौजूद है, जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मुद्दों को नियंत्रित करते हैं। यह विविधता कभी कभी सामाजिक असमानता, भेदभाव और न्याय की कमी को जन्म देती है। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य इन असमानताओं को समाप्त करना और हर नागरिक को समान अधिकार प्रदान करना है। अगला यहाँ हमें समान नागरिक संहिता का लाभ दिया हुआ है। तो लाभ बहुत ही बेहतर तरीके से देखिए, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है। इस तरह लिखने से हमें मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो पहला पॉइंट है समानता और न्याय। यह सभी नागरिकों को समान अधिकार और कर्तव्य प्रदान करेगा। दूसरा नंबर पॉइंट है महिलाओं के अधिकारों की रक्षा। पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को समान नागरिक संहिता के तहत न्याय और समानता मिलेगी। तीसरा नंबर पॉइंट है राष्ट्रीय एकता। यह देश की एकता और अखंडता को मजबूत करेगा, क्योंकि सभी नागरिक समान कानून के तहत आएंगे। चौथा नंबर पॉइंट है, यहाँ क्लियरली नहीं दिख रहा है, मैं बता देती हूँ, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा। यह धर्म और कानून के बीच अंतर को स्पष्ट करेगा, जिससे धर्मनिरपेक्षता को बल मिलेगा। तो लाभ यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं। उसके बाद यहाँ है चुनौतियाँ। तो क्या क्या चुनौतियाँ आ सकती है? तो पहला पॉइंट है धार्मिक समुदायों में इसका विरोध हो सकता है, धार्मिक समुदायों में इसका विरोध किया जा सके। दूसरा नंबर पॉइंट है विविध सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को बनाए रखने की चिंता। तीसरा नंबर पॉइंट है राजनीतिक और सामाजिक विभाजन का डर।
अब निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष में लिखा हुआ है, समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता को सशक्त बनाना है। हालांकि इसे लागू करने के लिए संवेदनशील और समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक है, ताकि यह समाज के सभी वर्गों के लिए स्वीकार्य हो। यह एक ऐसा कदम है जो भारत को एक सशक्त और प्रगतिशील राष्ट्र बनाने में सहायक हो सकता है। ठीक है, तो दो निबंध यहाँ कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ देखते हैं तो तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा में क्या है, तीसरा में मुहावरा दिया गया है, मतलब मुहावरों का अर्थ बताते हुए प्रत्येक का वाक्य प्रयोग। हाँ, तो मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ कि जो हमारा पहला सेट था उसमें मुहावरा नहीं था। ठीक है, तो इस सेट में मुझे एक चीज़ बहुत ही अच्छा लगा कि सेम ही चीज़ बार बार रिपीट नहीं किया हुआ है, मतलब हर सेट में थोड़ा अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। जैसे पहले सेट में निबंध था, दूसरे सेट में भी निबंध है, और पहले सेट में पर्यायवाची शब्द था, और दूसरे सेट में देखिए मुहावरा दिया हुआ है, पहले सेट में मुहावरा नहीं था। फिर तीसरे सेट या चौथे सेट में आपको प्रेसी राइटिंग देखने के लिए मिलेगा, मतलब जो संक्षेपण करके है। तो हर सेट में थोड़ा अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए या किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, तो मतलब हर चीज़ थोड़ा थोड़ा करके दिया हुआ है। तो इस सेट में देखिए मुहावरा दिया हुआ है, 4 मुहावरे हैं, 4 मुहावरे हैं, चारों का अर्थ बताना है और उस सबका वाक्य प्रयोग करके आपको लिख के दिखाना है, तब ये 4 मार्क्स का होता है। तो चलिए यहाँ पे और देखिए 4 नंबर इधर है। 4 नंबर में यहाँ पे अशुद्ध वाक्य, वाक्य 5 है। ये पिछले सेट में नहीं था, ये सेट 2 में दिया हुआ है कि वाक्य दिए हुए हैं, अब उसमें क्या गलती है उसको आपको करेक्ट करके शुद्ध रूप से आपको लिख के दिखाना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा, यहाँ पे है, देखिए पहला मुहावरा क्या था, अक्ल के घोड़े दौड़ाना। तो अक्ल के घोड़े दौड़ाना का मतलब क्या होता है, तो यहाँ अर्थ लिखा हुआ है, इसका अर्थ आपको सेम ऐसे ही लिखना है। इसका अर्थ है बिना वजह कल्पनाएं करना। ठीक है, तो अक्ल के घोड़े दौड़ाने का मतलब होता है बिना वजह कल्पनाएं करना, मतलब बिना मतलब के आप कुछ कुछ दिमाग में कल्पना किए जा रहे हैं, इमेजिन किए जा रहे हैं, तो वही है कि अक्ल के घोड़े दौड़ाना। हम डेली कन्वर्सेशन में भी यूज़ करते हैं इस मुहावरे को कि अपने अक्ल के घोड़े मत दौड़ाओ, मतलब बेवजह कल्पना या इमेजिन मत किया करो। तो इसका वाक्य देखिए कैसे यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो बिना सच्चाई जाने अक्ल के घोड़े दौड़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर आप सच्चाई नहीं जानते हैं तो अक्ल के घोड़े दौड़ाना, बिना वजह सोचना, ये सोच के कोई फ़ायदा ही नहीं है। दूसरा नंबर मुहावरा है आँख की किरकिरी बनना। आँख की किरकिरी मतलब आँखों में अगर कुछ पड़ जाता है तो वो बन जाता है, वो उसको बहुत खुजली करने लगता है, तो कैसा लगता है हमें, अच्छा नहीं लगता है। मुहावरा एक ऐसा चीज़ है जिसे आप थोड़ा उसके शब्दों को पकड़ के उसको रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ आँखों की किरकिरी बनना, तो इसका अर्थ क्या है, नापसंद करना। ठीक है, मतलब कोई आपको पसंद नहीं है तो वो आपके लिए क्या है, आंखों की किरकिरी है, क्योंकि किरकिरी को भी आप अपनी आंखों से निकाल देना चाहते हैं। तो आप जिसे पसंद नहीं करते आप उससे दूर ही रहना चाहेंगे। तो इसका वाक्य यहाँ पे प्रयोग किया हुआ है कि अपने व्यवहार के कारण वह सबकी आंखों की किरकिरी बन गया है, मतलब उसका बिहेवियर ऐसा है कि वह दूसरों की आंखों में क्या है, किरकिरी बन गया है, मतलब कोई उसे पसंद ही नहीं करता है। ठीक है, अब सी नंबर, सी नंबर सी नंबर मुहावरा है चादर देखकर पैर फैलाना। ये तो बहुत ही कॉमन एक मुहावरा है, हमारे मम्मी पापा हमेशा हमको कहते आए हैं कि देखो बेटा चादर देखकर ही पैर फैलाना। तो इसका मतलब क्या होता है, अपनी क्षमता के अनुसार काम करना। चादर देखकर पैर फैलाने का मतलब क्या है, अपनी क्षमता के अनुसार काम करना। वाक्य प्रयोग क्या है, तो हमें हमेशा चादर देखकर ही पैर फैलाना चाहिए। ठीक है, तो इसका वाक्य हो जाएगा हमें हमेशा चादर देखकर ही पैर फैलाना चाहिए। देखिए कितना सिली मिस्टेक किया है, सी के बाद डी होना चाहिए था, यहाँ पे बी दे दिया है, कोई बात नहीं हम करेक्ट कर देते हैं। तो उसके बाद लास्ट हमारा मुहावरा है गुड़ गोबर करना। गुड़ गोबर करने का मतलब है इसका
बनते काम को बिगाड़ देना, मतलब गुड़ को क्या करना, गोबर बना देना, तो बनता हुआ काम को बिगाड़ देना। इसका वाक्य है, जल्दबाजी में उसने सारा काम गुड़ गोबर कर दिया। ठीक है, जल्दबाजी में उसने सारा काम गुड़ गोबर कर दिया। तो यहाँ हमारा मुहावरा भी कंप्लीट हो गया। अब चौथा नंबर है हमारा अशुद्ध वाक्य। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाक्य मैं पढ़ के दिखाती हूँ आपको। आप भी थोड़ा रिकॉग्नाइज कीजिए कि यहाँ पे क्या गलती हो सकती है। तो पहला क्वेश्चन है, रामू आज स्कूल नहीं गया। तो यहाँ पे ग्रामेटिकली तो कोई मिस्टेक मुझे वैसा दिख नहीं रहा है, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक जरूर है। रामू, रामू का स्पेलिंग क्या होता है, बड़ा ऊ का मात्रा होता है। ठीक है, छोटा ऊ का मात्रा नहीं होता है, मौ में बड़ा ऊ का मात्रा। रामू, यहाँ पे देखिए, रामू आज स्कूल नहीं गया, बाकी सब एकदम करेक्ट है। तो इसी को आपको इसका आंसर के रूप में रामू आज पूरा करेक्ट करके लिखना, ये नहीं कि जो मिस्टेक है उसी को आप लिख के आ गए, नहीं। ए नंबर देना है, आंसर लिखना है, उसके बाद रामू आज स्कूल नहीं गया, पूरा प्रॉपर एकदम सेंटेंस लिखना है जैसे हम 9-10 में लिखा करते थे। बी नंबर है, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो इसका बच्चे पार्क में खेल, हाँ यहाँ गलती है, यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है, रहे होना चाहिए, रहे लिखा हुआ है, ए की मात्रा नहीं होगा, ये देखिए ह में ए की मात्रा होगा। ठीक है, तो बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो गलती क्या है, रहे हैं। सी नंबर है, किताबें अलमारी में रखा है। तो किताबें, यहाँ पे किताबें, यहाँ पे आपका हो जाएगा बहुवचन है, किताबें क्या है, बहुवचन है। तो किताबें, जब भी कोई बहुवचन शब्द रहता है तो उसके लिए यहाँ पे रखा नहीं होगा। और ऊपर से किताब क्या होती है, किताब, यहाँ पे जो ग्रामर मिस्टेक है वो लिंग पे मिस्टेक है। जैसे किताब ये होती है, क्या कहते हैं उसको, स्त्रीलिंग, तो किताब के लिए रखा नहीं होगा, रखी होगा। तो किताबें अलमारी में रखी हैं। ठीक है, किताबें अलमारी में रखी है, रखा नहीं होता है। डी नंबर, वह अपना काम सही समय पर करता है। यहाँ पे देख के ही समझ में आ गया कि सही का स्पेलिंग मिस्टेक है। तो सही क्या क्या का सही स्पेलिंग, ह में बड़ी की मात्रा। ठीक है, ह में बड़ी की मात्रा। इसका आखिरी है, अध्यापक बच्चों को सिखाते। तो अध्यापक नहीं होता है, अध्यापक होता है, यो में आ की मात्रा होगी। यहाँ पे देखिए, ये रहा, यो में आ की मात्रा, अध्यापक बच्चों को सिखाते हैं। तो इस सेट का ये सारे क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गए। ठीक है, 20 नंबर मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया। अब मैं दूसरा सेट लेकर आऊँगी, सेट 3 का, उसका भी हिंदी का 20 नंबर मैं अपलोड कर दूँगी। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है, या फिर और कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी ज़रूर बताइएगा मुझे, क्योंकि आपके कमेंट सेक्शन से ही मुझे पता चलता है कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना है, या नेक्स्ट वीडियो मुझे कौन सा लेके आना चाहिए। तो वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक बहुत कीजिएगा, और ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपका लाइक और कमेंट ही मुझे थोड़ा इनकरेज करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रहा है। मिलूँगी आपसे अब मैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू सो मच।